नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको पता है राजीव गांधी 400 सीटें जीत कर आए थे और उन्होंने 68 सांसदों को सस्पेंड कर दिया था। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कांग्रेस ने नहीं किया हो जिसको बीजेपी कर रही है। बस फर्क इतना है कि कांग्रेस के समय में सिर्फ जाति देखकर कार्रवाई होती थी और बीजेपी के समय में पार्टी देखकर कार्रवाई होती है। बस इतना फर्क है। आज जो 92 सांसद सस्पेंड हुए हैं, लेकिन सोचिए आज सोशल मीडिया है, सवाल पूछा जा रहा है जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो आज ये जो बीजेपी मीडिया दिख रही है आपको, ये सब पहले कांग्रेसी मीडिया थी। तब तो सवाल भी नहीं पूछा जाता था। इंदिरा गांधी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ कोई लेख नहीं लिख सकता था और एक से एक लोग गए हैं संसद में। ये जो राजीव शुक्ला आपको दिख रहे हैं, पहले पत्रकार थे, राजीव गांधी ने संसद भेजा। जो रविवार समाचार है उसके संपादक उदयन शर्मा, कार्तिकेय शर्मा के पिता उदयन शर्मा चुनाव लड़ चुके हैं, संतोष भारतीय जैसे तमाम लोग। तो सोचिए कांग्रेस जो है वो आरएसएस की सचमुच मां है, मनुवाद की असली जड़ कांग्रेस है। उसने 60 साल में डेमोक्रेसी को बचाया होता, डेमोक्रेसी को पॉलिसी लागू किया होता तो ये दिन न देखने पड़ते। वो जो चुपचाप करती थी, बीजेपी डंके की चोट पर कर रही है। ये फैक्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस आज भी क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है। कल बड़ी बैठक है इंडिया गठबंधन की, आप गांठ बांध लीजिए, मेरे हिसाब से लिख लीजिए। इस देश में डेमोक्रेसी को सबसे कमजोर करा 60 साल में। बताइए, अमित शाह आज कह रहे हैं कि जो भी पत्थर फेंका होगा कश्मीरी, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उस परिवार को। यह काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने कभी भी बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं की। उसने सिर्फ लालू यादव, शिबू सोरेन, मायावती जी, अखिलेश यादव, जो लालू यादव आज बचा रहे हैं। कभी भाई साहब किस्मत से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का मैं इंटरव्यू कर लूं, मैं जानबूझ के नहीं करता हूं कि हमारे दलित पिछड़े जो नेता हैं उसमें आदिवासी वो फंस जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, राम मंदिर का पहला, बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी ने खोला। रामायण महाभारत अभी बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी तो एक राम मंदिर बनवा रही है। रामायण महाभारत को घर घर कांग्रेस ने पहुंचाया, राजीव गांधी ने सीरियल बनवा के। मंडल कमीशन के खिलाफ कांग्रेस के राजीव गांधी का 2 घंटे का भाषण है। जब कांग्रेस की सरकारें थी तो सारे बड़े पदों पर सवर्ण समाज के लोग होते थे, मुख्यमंत्री सवर्ण। लेकिन चलिए देर ही सही, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अब राजनीति बहुत बदल गई है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान समाज के लोग समझने लगे हैं और वो बीजेपी की भी राजनीति को समझ रहे हैं और कांग्रेस की राजनीति को भी समझ रहे हैं। आप बताइए, अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस गठबंधन करके लड़ती, इंडिया गठबंधन की पहली रैली होनी थी मध्य प्रदेश में, कमलनाथ ने इनकार कर दिया। आप कमलनाथ का पाप बता रहा हूं। पिछले विधानसभा 2018 के चुनाव में अरुण यादव उसके अध्यक्ष थे। साइकिल यात्रा की, पैदल यात्रा की, सीटें जिता के लाया कांग्रेस को, मुख्यमंत्री बना दिया कमलनाथ को, जिसको 2 वोट नहीं है। बघेल जैसे तैसे ओबीसी थे, इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार 5 साल चल गई। गहलोत थे ओबीसी, इसलिए 5 साल सरकार चल गई कांग्रेस की। मैं इसलिए कह रहा हूं, कल खड़गे ने कहा अभी 3-4 दिन पहले कि कांग्रेस के सवर्ण नेता जाति जनगणना के खिलाफ हैं। कांग्रेस क्या आरएसएस से छुटकारा पाना चाहती है? खुद ही, वो खुद आरएसएस की भी टीम है, बीजेपी की भी। खुद मोहन भागवत ने कहा कि हम कांग्रेस को नहीं खत्म करना चाहते हैं। कल इंडिया गठबंधन है, क्या कांग्रेस ईवीएम को मुद्दा बनाएगी? क्या जाति जनगणना मुद्दा बनाएगी? क्या किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी को नीतीश कुमार हो, लालू या मायावती जी हो? सोचिए, अरविंद केजरीवाल जिसने पंजाब हराया कांग्रेस को, दिल्ली हराया है, कांग्रेस कह रही हमको सीट दीजिए, लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में दूसरे को सीट नहीं देगी। उसको दिल्ली में चाहिए, उसको यूपी में सीट चाहिए, मध्य प्रदेश। सोचिए, 2, और वो सिर्फ मुस्लिम समाज के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे। मुस्लिम समाज के अलावा और कांग्रेस की लाश को कोई नहीं ढो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मायावती जी या ओवैसी नहीं है बी टीम, ये बी टीम कांग्रेस है। मुस्लिम समाज जितना जल्दी कांग्रेस का साथ छोड़ दे, या तो बहुजन दलों के साथ जाए या ओवैसी के साथ जाए, अपना रिप्रेजेंटेशन ढूंढे। कांग्रेस में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे जो कांग्रेस दलित, पिछड़े, आदिवासियों को कुछ नहीं दिया, वो हिंदू धर्म की राजनीति में मुस्लिम को कुछ देने वाला है।
वो मुस्लिम समाज का वोट बांटती है और इसीलिए कांग्रेस का अस्तित्व और इसीलिए बीजेपी जीतती है। अगर इस देश में कांग्रेस हट जाए, चुनाव से हट जाए या सरेंडर कर दे, तो बीजेपी को सीधे सीधे रीजनल पार्टी हरा देगी। यूपी में कांग्रेस चुनाव न लड़े, सपा बसपा एक साथ लड़े, देखिए कैसे बीजेपी हार जाएगी। नहीं भी सपा बसपा लड़ेगी तो सपा बसपा दोनों हरा देगी कांग्रेस को। कांग्रेस वहां मुसलमानों का वोट ले जाती है, दलित पिछड़ों को गुमराह करती है। बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव काफी है बीजेपी को हराने के लिए। यूपी में नवीन पटनायक, एमपी में, उड़ीसा में नवीन पटनायक हराते हैं, तमिलनाडु में डीएमके हराता है। तेलंगाना में आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस जीत रही है, इसलिए जीत रही क्योंकि बीआरएस को इन्होंने कमजोर कर दिया। वहां बीआरएस नहीं हरा रही थी बीजेपी को। तो कांग्रेस राजनीति करती है, वो असली बी टीम है बीजेपी की। मैं लिख के दे सकता हूं, लिख लीजिए आप लोग। और ये इतिहास गवाह है, आप लोग नहीं जानते हैं तो 68 सांसद कांग्रेस ने सस्पेंड किए थे, राजीव गांधी थे। इस देश में पहली कांग्रेसी सरकार बननी थी, गैर कांग्रेसी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनाया गया, वो ब्राह्मण थे, और ये कांग्रेस इंदिरा गांधी की वजह से हुआ। दूसरी बार जब बनना था तो फिर वीपी सिंह को बनाया गया, राजीव गांधी ने बैठक करके बनाए। सोनिया गांधी ने खुद कहा है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी घोर संगी थे। कांग्रेस की एकमात्र सरकार है जिसने इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों के लिए कुछ किया है, तो वो यूपीए 1, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, अर्जुन सिंह ने एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण को इंप्लीमेंट किया, ओबीसी आरक्षण को। और उस समय लालू यादव, रामविलास पासवान, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग मंत्रिमंडल में थे। मायावती जी उस सरकार का समर्थन कर रही थी, मुलायम सिंह यादव समर्थन कर रहे थे, यूपीए 1। और जैसे ही एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने इनको वोट दिया यूपीए 2 में, इन्होंने सबको बाहर कर दिया। मायावती जी का हटा दिया, मुलायम सिंह यादव को बेइज्जत किया गया, लालू यादव को जेल डलवा दिया गया, बिल फाड़ दिया गया, रामविलास जी को चुनाव हरवा दिया गया। और उसके बाद 3 ब्राह्मण नेता कांग्रेस चलाने लगे। कपिल सिब्बल जो आजकल सपा का सांसद है, चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी जिनकी बेटी अब आंदोलन चला रही कि हमारे पिता को इन्होंने नहीं बनने प्रधानमंत्री, जिनको बाद में राष्ट्रपति बनाया गया। इन लोगों ने बैठ के घोर मट्ठा किया और तब बीजेपी आ गई। और आपको लग रहा है कि ओवैसी और मायावती जी बीजेपी को ला रही हैं। बीजेपी को लाने में कांग्रेस, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कैसे बीजेपी आई? क्योंकि कांग्रेस ने वहां गठबंधन नहीं किया, अखिलेश बखिलेश, हनुमान बेनीवाल अलग। आखिर कांग्रेस ही चुनाव क्यों लड़े? बाकी दल क्या घास काटने आए हैं? सपा बसपा आरजेडी जेडीयू को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? मैं अभी भी कह रहा हूं, 2024 के चुनाव में अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी सिर्फ गठबंधन कर ले, सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम डीएमके, तो कांग्रेस बीजेपी दोनों हार जाएगी। राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस बीजेपी पैसे वालों की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है। यह सवर्ण समाज की पार्टी है, इनकी संख्या ही 10% है और वो सब के सब बीजेपी को दे रहे हैं। कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग जिंदा रखे हुए हैं। आप बताइए, ईमानदारी से बताइए, बीजेपी के राज में कितना मॉब लिंचिंग हो गया होगा? और कांग्रेस के राज में कितने बड़े बड़े नरसंहार हुए? गोधरा कांड के समय किसकी सरकार थी? मुजफ्फरपुर दंगा हो रहा था, केंद्र में किसकी सरकार थी? भागलपुर दंगा हुआ, किसकी सरकार थी? यह समझना पड़ेगा पॉलिटिकली। आपको ये चाहती है कांग्रेस कि सत्ता में या तो कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे। इतना ना कांग्रेस बीजेपी इतना लोगों को परेशान करे कि लोग हमें वोट दे दें। सोचिए, आज एससी एसटी ओबीसी का दबाव है कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। यह अलग बात है कि वो आरएसएस के लोग हैं, हम उनमें जाति देख रहे हैं, वो सोशल जस्टिस के पैरोकार नहीं है, वो 27% रिजर्वेशन लागू नहीं करे। मायावती जी ने कहा कि क्या तुम सड़क पर क्या मटन चिकन बंद करा रहे हो, रोजगार दो लोगों को। उन्होंने कहा सबसे पहला हमला बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया है मध्य प्रदेश के ओबीसी वाले मुख्यमंत्री पर। वो नहीं देंगे 27%। लेकिन सोचिए, आजादी के 70 साल हो गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हर बार बनती है ना कांग्रेस की सरकार, कहां गया 27% रिजर्वेशन? कांग्रेस घोर जातिवादी पार्टी है, घोर सांप्रदायिक पार्टी है, कांग्रेस घोर क्षेत्रवादी पार्टी है। इसके जो जो फॉर्मूले थे वही फॉर्मूला बीजेपी अपना रही है। लेकिन अभी भी रास्ता है, या तो बहुजन समाज के लोग एकजुट हो,
बहुजन समाज के नेता एकजुट हो और आप एक साथ देखिए, एक गांव में ना 2 सवर्ण थे, एक का नाम राम था, एक का नाम लक्ष्मण था, और बाकी 90% वहां SC ST OBC और किसान थे। राम और लक्ष्मण दोनों पढ़े लिखे थे। एक बार ग्राम पंचायत का चुनाव राम जीतता था तो लक्ष्मण गाली देता रहता था, राम भ्रष्ट है, राम करप्शन कर रहा है, तो लोग फिर लक्ष्मण को वोट देते थे। फिर 4 साल राम गाली देता था लक्ष्मण को, लक्ष्मण करप्ट है, लक्ष्मण भ्रष्ट है, फिर लोग राम को जिता देते, तो राम लक्ष्मण चलता रहता था और 90% बहुजन बेवकूफ बनते रहते थे और वो दोनों भाई राज कर रहे थे, राम और लक्ष्मण। एक बार वो भ्रष्ट, यही हाल कांग्रेस बीजेपी का है और 90% लोग इस देश के SC ST OBC का मजाक बना हुआ है। राम और लक्ष्मण, बीजेपी और कांग्रेस रोज चुनाव में एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं और यही दोनों लड़ते रहते हैं और दूसरे को कहते हैं। आप बताइए सबसे ज्यादा किस पार्टी का नेता बीजेपी में गया है पिछले 10 साल में? BSP का, समाजवादी पार्टी का, RJD का, JDU का, JMM का? अरे सबसे ज्यादा कांग्रेसी गए हैं, सबसे ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी में गए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान गए हैं कांग्रेस से या दूसरे दलों से बीजेपी में, या सवर्ण नेता गए हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया, न जाने कौन कौन, पूरी कर्नाटक की टीम चली गई थी, मध्य प्रदेश की टीम चली गई, केरल की, गोवा की टीम चली गई। तो कांग्रेस बीजेपी में अंतर नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, कल 19 तारीख है, दिल्ली में बड़ी बैठक है इंडिया गठबंधन की। अगर कांग्रेस जब तक खड़गे जी को ही नेतृत्व दे, राहुल प्रियंका के गिरफ्त से तो बाहर निकले। मैं कांग्रेस के बहुत सारे सवर्ण नेताओं को जानता हूं, वो RSS से ज्यादा खतरनाक है, बीजेपी से ज्यादा खतरनाक है। वो चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में रहे और वो इतना अत्याचार करे कि लोग हमको चुन ले। राम और लक्ष्मण वाली बात है। बाकी 90% लोग बस वोट देना है आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, अल्पसंख्यक समाज को अपनी सरकार बनानी चाहिए। 90% वाली लीडरशिप की सरकार बनानी चाहिए। और एक बार आप राम लक्ष्मण से बारी बारी से नहीं लड़ सकते। एक बार में आप पहले एक को तो खत्म कीजिए, या तो राम को खत्म कीजिए या लक्ष्मण को खत्म कीजिए। पहले कांग्रेस खत्म हो जाए बीजेपी से। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को हराने वाला सीधा सीधा कोई दल है तो वो रीजनल पार्टी है। और सब जगह कांग्रेस अरंकल्प तय हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी की कांग्रेस क्या करने वाली है। सोचिए, इंडिया गठबंधन बना था, नीतीश जी ने कोशिश की, इंडिया गठबंधन बना। एक कर्नाटक जीतते ही इतना घमंड हो गया कांग्रेस को कि उसको लगा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जीत लेंगे, सबको लात मारो, और रैली कैंसिल कर दी। इसलिए बहुजन समाज को समझना चाहिए। मेरा क्या, मैं तो आपको एक पत्रकार के तौर पे बता सकता हूं कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, और जब तक ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन न दे, भागीदारी न दे, तब तक इनके साथ मत जाइए। 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, हमारी दुर्दशा के लिए वो भी जितना उससे बीजेपी से ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस है। 60 साल किसने राज किया है? ये देखिए, रिजवान अली लिख रहे हैं, कांग्रेस में RSS के लोग बीजेपी से ज्यादा हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। चलिए, उसके बाद आपको ले चलते हैं सीधे इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल फिलिस्तीन पर सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल अब घुटने टेक चुका है और बड़े बड़े मरकेबा टैंक उसके उड़ाए जा रहे हैं। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह आज के डेट में बेंजामिन नेतन्याहू को माना जा रहा है, और वो भी युद्ध में घुटने टेक चुका है। पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज ने फैसला किया है कि वो पश्चिमी देशों के बैंक से अपना पैसा निकाल लेंगे और साथ ही वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करेंगे। वहीं हूथी के जो लड़ाके हैं, यमन के जो लड़ाके हैं, वो सीधे सीधे लाल सागर में जितने जहाज आ रहे हैं इजराइल की तरफ, सबको निशाना बना रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। वही जो लेबनान के हिजबुल्लाह है, वो सीधे सीधे इजराइल पर हमला कर रहा है। तो 3 मोर्चे पर लड़ाई चल रही है। पानी में हूथी लड़ रहा है इजराइलियों से, धरती पर हमास लड़ रहा है गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में, और हवा में हिजबुल्लाह लड़ रहा है। और इजराइल पहली बार पिछले 75 सालों में बेनकाब हो गया है। और सोचिए, पूरा खाड़ी देश एकजुट है। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी एकजुट हो जाए 2024 में, तो कोई मनुवादी जो है वो सत्ता नहीं पाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों को अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ बढ़नी चाहिए। 60 साल कांग्रेस रही, 10 साल ही तो बीजेपी का हुआ है। एक घर तो मुस्लिम समाज ने जिस दिन कांग्रेस का साथ छोड़ दिया,
ओवैसी का साथ अपना लिया, ओवैसी उस दिन मजबूत हो जाएंगे, सोशल जस्टिस की लड़ाई मजबूत हो जाएगी और ओवैसी के साथ गठबंधन करके इस देश में सरकार बनेगी, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों की। इस देश में मनुवाद का असली अड्डा कांग्रेस है, जातिवाद का असली अड्डा कांग्रेस है, ब्राह्मणवाद का असली अड्डा कांग्रेस है। नहीं तो आप इतिहास पढ़ लीजिए। आज 92 सांसद इसलिए सस्पेंड हुए हैं क्योंकि कांग्रेस ने 68 सांसद सस्पेंड किए थे। लेकिन फर्क इतना है कि मोदी जी की सरकार में जाति देखकर नहीं, पार्टी देखकर कार्रवाई होती है। सवर्ण भी जेल जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार में दलित, पिछड़े, आदिवासी ही सिर्फ कांग्रेस जेल जाते थे। सुन लीजिए आप। तो राजनीति शास्त्र के छात्र हैं तो पढ़िए, लेकिन सोचिए मीडिया इतना कभी भी आजाद नहीं था जितना आजाद सोशल मीडिया है। हम लोग इतना पढ़ लिख रहे हैं, कांग्रेस के समय में नहीं बोल सकते थे। कांग्रेस के खिलाफ मीडिया हुई है यूपीए 2 के समय। मनमोहन सिंह ने इस देश में कांग्रेस के एकमात्र प्रधानमंत्री हुए जो डेमोक्रेटिक थे वो मनमोहन सिंह थे, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज से थे। उनको सैल्यूट है। मनमोहन सिंह जी ने जो काम किया है वो सबसे शानदार काम है। अगर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सोनिया गांधी बिल्कुल कास्टिज्म नहीं जानती हैं। वो यूरोप में पैदा हुई, वो इंसानियत को जानते हैं। उस समय राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा जैसे कार्यक्रम आए। आरजेडी के मंत्री थे रघुवंश बाबू। मनमोहन सिंह शानदार प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। नहीं तो कांग्रेस के नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी और राजीव गांधी ने इतना जातिवाद किया है, इतना मनुवाद फैलाया है, जिसकी आज फसल बीजेपी काट रही है। बस एकमात्र प्रधानमंत्री यूपीए 1 में हुए मनमोहन सिंह, जिन्होंने शानदार काम किया। लेकिन यूपीए 2 में राहुल गांधी ने अपने इशारे पर मनमोहन सिंह को ब्लैकमेल किया। यूपीए 2 में मनमोहन सिंह की नहीं चली, इसलिए स्थिति हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2000 यूपीए 1 की जो सरकार थी वो शानदार सरकार थी। यूपीए 2 में राहुल गांधी ने चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और ये कपिल सिब्बल के दम पर सरकार चलाई और वो सरकार उसी वजह से बीजेपी आई। ये फैक्ट है, गांठ बांध लीजिए। कल पता चल जाएगा 2024 में क्या होगा। 2024 में कल पता चल जाएगा इंडिया गठबंधन का क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कांग्रेस ने सरेंडर नहीं किया, गठबंधन नहीं किया, दलित, पिछड़े, आदिवासी को आगे नहीं प्रोजेक्ट किया, तो कल कांग्रेस का 2024 में समाप्ति तय है। गांठ बांध लीजिए। रही बात बहुजनों की, तो मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब के संविधान में बहुत ताकत है। नरेंद्र मोदी भी आए हैं ना तो संविधान की वजह से आए। संविधान की जड़ें गहरी हैं, लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक 60 साल कांग्रेस को देख चुका है, बीजेपी को भी देख लेगा। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले के मुकाबले सोशल मीडिया और डेमोक्रेटिक हुआ है। हाँ, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को अपनी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के मुद्दे पर आंदोलन करना चाहिए। संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना चाहिए। जैसे मुस्लिम समाज ने एनआरसी के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया, जैसे SC/ST एक्ट के लिए दलित समाज ने संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया। बहुजन समाज को हमेशा याद रखना है, हमें संवैधानिक तरीके से अपनी बात आगे ले जानी है। हमें किसी भी तरह के हिंसक, जातिवादी, सांप्रदायिक किसी भी तरह के आयोजन में नहीं जाना है। हमें संविधान से जो मिला है, संविधान से ही सब कुछ मिलेगा। जो आपको नक्सलवादी बनाता है, आतंकवादी बनाता है, उग्रवादी बनाता है, जो आपको जाति, धर्म के आधार पर हिंसक बनाता है, उनसे सावधान रहिए। ये बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।